इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपने एक लिक्विड लिया तो लिक्विड का टेंडेंसी ये रहेगा कि वो इवेपोरेट होगा और सरफेस के ऊपर कुछ वेपर्स बनाएगा। ये वेपर्स सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। मान लो इस लिक्विड में हमने एक सॉलिड डिसॉल्व किया। सॉलिड को हम कहेंगे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। अब सल्यूट तो चलो समझ में आता है कि अगर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर मतलब सॉल्वेंट एंड शुगर मतलब सल्यूट। लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या? नॉन वॉलेटाइल मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो खुद इवेपोरेट नहीं होगा, और अगर वो खुद इवेपोरेट नहीं होगा तो वो अपने वेपर्स बनाएगा नहीं। तो ये जो सॉलिड है इसका इवेपोरेट होने का टेंडेंसी बिल्कुल जीरो है, इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ये सल्यूट वेपराइज होके अपने वेपर्स बनाने वाला नहीं है। सॉल्यूशन में जो भी वेपर्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से ही रहेंगे। अगर हमने एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड में, लेकिन साथ साथ ही वो सरफेस के ऊपर भी कुछ प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेगा। इन सरफेस के प्लेसेस पे से पहले लिक्विड इवेपोरेट होता था और वेपर्स फॉर्म करता था, लेकिन क्योंकि अभी सरफेस के कुछ प्लेसेस पे आपका सल्यूट आ चुका है, लिक्विड का इवेपोरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए वेपर्स थोड़े कम बनेंगे और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। जितना भी डिस्कशन हमने अभी किया उसका इन्फेरेंस ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सल्यूट को सॉल्वेंट में डाल के आपने जो बनाया वो सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, एक्चुअली यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मान लो अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। अब जरा सोच के देखो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड का इवेपोरेट होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ वेपर्स बढ़ेगा। वेपर्स का क्वांटिटी बढ़ा मतलब वेपर का जो प्रेशर रहेगा वो भी बढ़ेगा। इन शॉर्ट टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ग्राफ जो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रहेगा कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है प्योर सॉल्वेंट के लिए। जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हमने इसी ग्राफ पे प्लॉट करने का ट्राई किया तो वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वाला जो लाइन है उसके नीचे रहेगा। तो ये जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली आप जानते हो क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड टू द गैसियस फेज। लेकिन यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का एक अलग डेफिनेशन हम सीखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। मान लो इस ग्राफ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो पॉइंट है वो ये है। ये ग्राफ, इस ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया था वेपर प्रेशर को, तो ये वाला जो वैल्यू है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल। तो इस वैल्यू पे अगर आप देखोगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल टू हुआ था इस वाले टेम्परेचर पे। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल सॉल्यूशन का प्रेशर इस टेम्परेचर पे हुआ था, तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों टेम्परेचर्स के पोजीशन से एविडेंट है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा रहेगा। और ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आया इसी को हम कहते हैं फेनोमेनन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फेनोमेनन था उसके रीजनिंग के साथ। अगर हम इसके इक्वेशंस लिखने का ट्राई करें तो इक्वेशंस में कुछ ऐसा होगा कि जो आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया डेल्टा टीबी, या स्पेसिफिकली कहूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब मान लो आपका प्योर सॉल्वेंट अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है और आपका सोल्यूशन बॉइल हुआ 72 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आप कहोगे कि सल्यूट अगर आपने ज्यादा डाला तो जो स्पेस सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाई हुआ था, लिक्विड के सरफेस का जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ था
वो ज्यादा सल्यूट डालने से ज्यादा ऑक्यूपाई होगा। अगर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया तो वेपर्स कम बनेंगे, अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वेट करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम सल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल रहेगा क्वांटिटी ऑफ सल्यूट के ऊपर, और क्वांटिटी ऑफ सल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलालिटी के टर्म्स में। स्मॉल m जैसे कि मैंने कहा ये मोलालिटी है, और जिन जिन लोगों को पता नहीं है मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आपने जो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किया वो नंबर ऑफ मोल्स, बट इसमें डिनोमिनेटर में सोल्यूशन नहीं आता है। आपको ध्यान में रखना है मोलालिटी अगर कहेंगे हम तो डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो वापस बोल रहा हूं, मोलालिटी कहते टाइम डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जितना भी आपने सॉल्वेंट लिया उसका वजन लिख लेने का, लेकिन केजी में लिखने का, और मोलालिटी लिखते टाइम न्यूमरेटर में लिखने का नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा टीबी जो है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, और इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहेंगे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। या तो फिर आप उसको कह सकते हो मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो ये अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप सम्स काफी आसानी से कर पाओगे। डेफिनेटली आपको यहां पर एक मोल्स कॉन्सेप्ट करके एक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली आपने 11th में पढ़ा रहेगा। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स या मोल कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं आता है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स कॉन्सेप्ट जो है उसे एक बार डेफिनेटली रेफर कर लीजिएगा, एंड इफ यू आर थरो विथ इट वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा उसमें ट्रेंड ऐसा रहेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। वेपर प्रेशर बढ़ने ही वाला है टेम्परेचर के साथ, लेकिन अगर आपने सॉलिड लेके उसका टेम्परेचर बढ़ाया ना तो वेपर प्रेशर इस तरह से लीनियर वे में इंक्रीज होगा, और जैसे ही आपका सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन गया तो लिक्विड का वेपर प्रेशर थोड़ा ऐसा कर्व्ड टाइप में वेरी करेगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी कहो। अगर ये ग्राफ मैंने बनाया है प्योर सॉल्वेंट के लिए तो ये जो टेम्परेचर है यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम रहेगा, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लाइन हमेशा नीचे आएगा। इस लाइन को अगर हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू करें तो ये लाइन सॉलिड वाले लाइन को जहां पर हिट करेगा उस लाइन पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा। तो ये वाला जो लाइन है सॉल्यूशन का लाइन वो सॉलिड के लाइन को हिट करता है इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला जो टेम्परेचर रहेगा ये रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफ में वापस इन टेम्परेचर्स के पोजीशन से काफी एविडेंट है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम था, और ये फेनोमेनन को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा, वापस वही चीज, जितना आपने सॉल्यूट डाला उतना आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो जो डेल्टा टीएफ है मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी रहेगा मोलालिटी के साथ प्रोपोर्शनल, और डेल्टा टीएफ जो रहेगा उसका प्रोपोर्शनलिटी अगर हम निकालेंगे तो यहां पर आएगा केएफ। इस केएफ को हम कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो आप इसे कहेंगे मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये दो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो जैसे कि मैंने कहा इस सेक्शन के सारे सम्स बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना नहीं आता है तो डेफिनेटली जो मैंने कहा था एक वीडियो मैंने बनाकर रखा है मोल्स कॉन्सेप्ट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, तो उसे डेफिनेटली रेफर कर लीजिएगा। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ये केबी का बात किया या केएफ का बात किया
तो केबी या केएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपने सल्यूट क्या लिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर वाटर में आपने शुगर को डिसॉल्व किया या वाटर में आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है, लेकिन जो केएफ या केबी का वैल्यू रहेगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपने वाटर ही लिया था दोनों केसेस में। सो केएफ या केबी का वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, और एक गिवन सॉल्वेंट के लिए केबी या केएफ का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी बात, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहा? इसलिए क्योंकि कहीं पर भी अगर आप देखोगे, ये फॉर्मूला चेक करो, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहां पर मैंने जो भी बात किया वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात किया। क्या मैंने नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात किया? नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का कितना पार्टिकल्स है वो, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर मतलब नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके नेचर के ऊपर नहीं। इसलिए इसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपने 1 मोल ऑफ यूरिया डाला या 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डाला, तो सॉल्वेंट जब तक सेम है तब तक उन दोनों का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो दोनों सेम रहेगा, क्योंकि 1 मोल में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है, चाहे वो यूरिया के हो या चाहे वो ग्लूकोज के हो। डेफिनेटली अगर 1 मोल NaCl लिया तो इसका बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि NaCl पानी में जाके डिसोसिएट करेगा और एक पार्टिकल का 2 पार्टिकल बनेगा। वो डिस्कशन मैंने किसी और वीडियो के लिए रखा है। फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन दोज पार्टिकल्स जो पानी में जाके ना एसोसिएट होंगे ना डिसोसिएट। तो इस सब के साथ ले लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अ सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इन 400 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या रहेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे डेल्टा टीबी, दैट शुड बी इक्वल टू केबी, और केबी फॉर वाटर इज गिवन टू यू। केबी का वैल्यू दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ओके, ये एक और पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। यूनिट इसका केल्विन केजी पर मोल कैसे आ गया? इसलिए क्योंकि अगर आप डेल्टा टीबी का फॉर्मूला देखोगे तो ये था केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर आप केबी को यहां पर रहने दो, डेल्टा टीबी तो चेंज इन टेम्परेचर था, तो इसका यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन। केजी वहां पर लेफ्ट में जाएगा, मोल्स भी लेफ्ट में जाएगा, तो केबी का यूनिट आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो ये आ गया केबी का यूनिट केल्विन केजी पर मोल। आगे बढ़ते हैं सम के साथ। डेल्टा टीबी इज केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का जो वेट है वो एक्चुअली आई शुड से मास जो है वो है 400 ग्राम्स, केजी में लिखेंगे तो 0.4 केजी आ जाएगा। और फिर हमें लिखना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास। जो मास इन ग्राम्स आपने लिया है वो है 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का मोलार मास क्या आएगा? अमोनिया मतलब NH3, N मतलब 14, H मतलब 1 और 3H का है, तो इसका आ गया 17 ग्राम्स। तो मोलार मास आ गया 17 ग्राम्स अमोनिया का, तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा मास इन ग्राम्स 17 अपॉन मोलार मास विच इज ऑल्सो 17, तो ये आ जाएगा 1, और 1 अपॉन 0.4 मतलब 10 अपॉन 4, ये आ जाएगा 2.5, एंड 2.5 इंटू 0.52 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.3, या बराबर ये आ जाएगा 1.3 केल्विन। तो आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया वाटर में 17 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करने से, वो 1.3 केल्विन का एलिवेशन आया, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन। तो ये जो सोल्यूशन आपने बनाया वो बॉयल होने वाला है 374.3 केल्विन पे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, सिंपल था। बस इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। A solution was prepared by dissolving a certain amount of compound in 31.8 grams of CCl4. CCl4 आपका सॉल्वेंट है और जो मास आपने सॉल्वेंट का लिया वो 31.8 ग्राम्स लिया। The boiling point elevation was higher than that of, the boiling point of the solution was higher than that of pure CCl4 by 0.392 Kelvin। ये आपको डेल्टा टीबी का वैल्यू दे दिया। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड
is 128 grams per mole. Calculate the mass of the solute that you have dissolved. और Kb का वैल्यू दिया है CCl4 के लिए 5.02, तो डेल्टा Tb जो कि है 0.392, ये आएगा Kb मतलब 5.02 इंटू मोलालिटी. मोलालिटी मतलब डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम्स में वो 31.8 है तो केजी में लिखेंगे तो अपॉन 1000 आएगा. उस अपॉन 1000 को हम ले लेंगे न्यूमरेटर में, और अब आएगा न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स. मोलार मास 128 है और कितना मास लिया था वो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है. लेट द मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड बी x, तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा x ग्राम्स डिवाइडेड बाय 128, दैट इज मास इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास. अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा. ये नंबर्स शायद थोड़े से आड़े टेढ़े नंबर्स है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे, बट इट्स ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग बाय योरसेल्फ. अल्टीमेटली ये इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दे दिया है. इफ यू सॉल्व इट यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड. कैलकुलेशन आई एम लीविंग इट अप टू यू. हम बढ़ते हैं अगले सम की तरफ. 1.02 ग्राम्स ऑफ यूरिया. यूरिया मतलब जिन जिन लोगों को नहीं मालूम है NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2. N का मास आएगा 14, H का मास आएगा 1, 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 लेंगे तो ये आ जाएगा NH2 का 16, एक और NH2 है तो प्लस 16, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का भी 16 आएगा तो ये आ गया 48 और 12 मतलब 60. तो ये यूरिया है जिसका मोलार मास आ जाएगा 60. सो यूरिया आपने लिया 1.02 ग्राम्स. 1.02 को 60 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी मिल जाएगा. और उसे हमने डिसॉल्व किया है 98.5 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट में. द फ्रीजिंग पॉइंट गॉट लोअर्ड बाय 0.211 केल्विन. ये आपको डेल्टा TF मिल गया. 1.6 grams of an unknown compound when dissolved in 86 grams of the same solvent is depressing the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the second compound. तो इसमें हमें क्या करना है, पहला वाला जो कंडीशन दिया है यूरिया का, उसको यूज करके देखना है कि हमारा इक्वेशन किस तरह से बिहेव करेगा. और पहले केस में यूरिया को जब डिसॉल्व किया था, द बॉइलिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट गॉट लोअर्ड बाय 0.211 केल्विन, तो 0.211 आएगा KF मालूम है, नहीं मालूम है, मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी. मोलालिटी मतलब डिनोमिनेटर में आएगा सॉल्वेंट का मास इन केजी. 98.5 ग्राम्स था सॉल्वेंट तो केजी में रहेगा 98.5 अपॉन 1000. उस 1000 को ले लेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर में अभी भी नंबर ऑफ मोल्स लिखना बाकी है. नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1.02 अपॉन 60. अगर ये इक्वेशन आपने सॉल्व किया तो आपको KF का वैल्यू मिल जाएगा. अब क्योंकि आपको KF का वैल्यू मालूम है, आप इस KF के वैल्यू को सेकेंड केस में यूज कर पाओगे. सेकेंड केस में उन्होंने क्या कहा कि 1.6 ग्राम्स ऑफ एन अननोन कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम्स ऑफ द सेम सॉल्वेंट. मतलब KF का वैल्यू वही है जो आपने अभी अभी निकाला. उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया 0.34 केल्विन का. तो अब इसके लिए भी हम इक्वेशन बना लेंगे. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.34 केल्विन इक्वल टू KF का वैल्यू. KF का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है स्टेप 1 में से, मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी. मोलालिटी में नीचे आएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. सॉल्वेंट का मास सेकेंड केस में लिया था 86 ग्राम्स, उसे केजी में लिखेंगे तो आएगा 86 अपॉन 1000. वो 1000 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय, आपने जो मास लिया था वो 1.6 ग्राम्स लिया था तो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा 1.6 डिवाइडेड बाय द मोलार मास. हमें मोलार मास मालूम नहीं है, वही तो निकालना है. मोलार मास को ले लेंगे x, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा मास इन ग्राम्स 1.6 डिवाइडेड बाय x. इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है जो कि है x. जैसे ही आप KF का वैल्यू डालोगे और इस इक्वेशन को प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर लोगे, आपको सॉल्व करके x का वैल्यू भी मिल जाएगा एंड दैट वुड रिप्रेजेंट द मोलार मास ऑफ द गिवन कंपाउंड. डेफिनेटली इस वीडियो में मैंने सम्स को सॉल्व किया नहीं है, बट आपको एक तरीका बताया है, एक वे ऑफ थिंकिंग, जिससे कि आप ये सारे सम्स काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे. तो दिस इज वेयर आई एम डन विद डिस्कसिंग the two colligative properties that I wanted to discuss. Stay tuned for more videos on this topic, and I hope that whatever I've discussed in this video has been somewhere, someplace helpful to you in your preparations. Thank you for watching.